सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लखन पाटीदार है। मैं किसान फॉर यू की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज का हमारा सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव या हम कहें कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपको जानकारी मिलने वाली है मिर्च की आधुनिक खेती के बारे में। आज किसान भाइयों, आज की जो ज़रूरत है कि हमें कम जमीन में अच्छी खेती करनी है या ऐसी फसल लगानी है जिसमें हमें अच्छा मुनाफा मिल सके, जिससे हम आज जो बढ़ती हुई महंगाई है इसके हिसाब से अपने जीवन यापन को सही रख सके। तो इसके लिए मिर्च एक बहुत महत्वपूर्ण खेती हो जाती है। और हम हमारे आज के सेशन में मिर्च की आधुनिक खेती के बारे में जानने वाले हैं। एक सेशन में मैं जितना कोशिश करूंगा आपको इसके बारे में जानकारी दे सकूं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं, कब लगाना है, कौन सी इसकी प्रमुख वैरायटी है, इसकी खाद और दवाई कैसे करनी है, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इन सारी चीजों के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं मिर्च की आधुनिक खेती पे। किसान फॉर यू हमेशा किसानों के लिए इस तरह के वीडियोस लाता रहता है, जो आप हमसे जुड़ के आगे भी देख सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है। तो वैसे तो जो मालवा निमाड़ का बेल्ट है मध्य प्रदेश में, जहाँ से ज्यादातर किसान अभी जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आप इसकी खेती हमेशा कर ही सकते हैं क्योंकि इसकी यहाँ की जलवायु उसके लिए उपयुक्त होती है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इसके लिए, जो आदर्श जलवायु है वो गर्म और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। मतलब ऐसी जलवायु जो थोड़ी गर्म होती हो, जैसे मालवा निमाड़ की होती है, और उसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी होती हो। इसके लिए बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी दोनों ही बहुत हानिकारक होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो किसान भाई ऑलरेडी मिर्च की खेती कर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वो जो उनकी मिर्च होती है वो झुलस जाती है, फसल सही से ग्रो नहीं कर पाती, वृद्धि नहीं ले पाती। और यही चीज बहुत ज्यादा ठंड में भी होती है। अगर सुबह सुबह पाला पड़ रहा है या ठंड ज्यादा है तो भी आपकी मिर्च की फसल जो है वो खराब होती है, और उस कहीं ना कहीं उसका उत्पादन वो हमें नहीं मिल पाता। और हमें लगभग जो खर्च करते हैं उससे हमें जो मुनाफा होना चाहिए मिर्च के उत्पादन से, वो हमें कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता। तो इस तरह की जलवायु मिर्च की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। मिर्च की खेती के लिए करीब 15 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो सबसे अच्छा माना गया है। और खरगोन, बड़वानी, धार के आसपास के जिले मध्य प्रदेश, यहाँ ये तापमान पाया जाता है जब इसकी खेती की जाती है। और भी जहाँ पर भी इस तरीके का तापमान होता है, मैं बताऊंगा कि किस महीने में ये लगाई जाती है, तो तब जो है ये तापमान होता है, तो ये इस तापमान में आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये उगाया जा सकता है, और हमारे देश भारत में ज्यादातर क्षेत्रों में लगभग जो है 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जहाँ इससे ज्यादा होती है वहाँ इसके लिए नुकसानदायक है। और अगर इससे कम होती है तो हमें इसे इरिगेशन के माध्यम से यानी सिंचाई के माध्यम से ज्यादा पानी देना होगा, तो हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो ये तो थी किसान भाइयों जो इसके लिए उपयुक्त जलवायु है मिर्च की खेती के लिए वो क्या होती है। मिर्च की खेती के लिए दूसरी जो सबसे जरूरी चीज होती है कि मिट्टी कैसी होना चाहिए। तो जो एक आदर्श मिट्टी होती है किसान भाइयों, अगर आपने हमारा पिछला जो सत्र है वो नहीं देखा है, तो हम इस तरह के वीडियो किसान फॉर यू के यूट्यूब चैनल पर लाइव हैं। आप जाके लाइव रिकॉर्डेड सेशन जो पुराने हैं उन्हें देख सकते हैं। वहां पे हमने बताया हुआ है कि किसी भी फसल के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। साथ ही अगर हम स्पेशली सिर्फ मिर्च के लिए बात करें तो मिर्च एक बहुत इंटेंस फर्टिलाइजर वाली क्रॉप है, यानी कि इसमें खाद की मात्रा बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो फर्टाइल हो, यानी जो उर्वरक हो, जिसकी जो खाद देने की क्षमता है पौधों को वो बहुत ज्यादा हो। इसके लिए पीएच 6.5 से 7.5 का होना चाहिए। हमने पहले भी बताया है और अभी भी ये है कि जो किसी भी फसल है उसके लिए 7 का पीएच यानी कि 6 से 7 का पीएच जो है वो उत्तम माना जाता है। ऐसे ही मिर्च की खेती के लिए भी 6.5 से जो 7 का पीएच है, यानी कि न्यूट्रल पीएच, उदासीन पीएच, वो पीएच इसके लिए बेस्ट माना जाता है। तो ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 7 के आसपास हो वो आप ले सकते हैं। इसमें जो सबसे जरूरी चीज है कि जल निकास की सही से व्यवस्था होना चाहिए। जो आपका खेत है वहां पे जल भराव नहीं होना चाहिए, या बहुत जल्दी जो है वो वहां एकदम ढाल में नहीं होना चाहिए कि पानी गिरा नहीं और निकला नहीं। उसमें अगर एक लेवल है, अच्छे से आपने बेड बनाया हुआ है इसके प्रिपरेशन के टाइम पे, तो वहां पे आप आसानी से मिर्च की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
लवण वाली भूमि इसके लिए या जो प्रारंभिक विकास है इसे प्रभावित करती है। लवण का मतलब है कि साल्ट जो होते हैं, यानी कि जो सोडियम का परसेंटेज होता है, वो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब है आपकी मिट्टी में कहीं ना कहीं पीएच की मात्रा ज्यादा है। अगर ऐसी मिट्टी है तो पहले उस मिट्टी को आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यानी मिट्टी का उपचार करना पड़ेगा, मिट्टी की जो स्थिति है पीएच है उसे सुधारना पड़ेगा। उसके लिए कई तरीके हैं जिनके बारे में हो सकता है हम आगे कभी बात करेंगे। तो उन तरीकों के माध्यम से, या आप किसान फोरम के डॉक्टर से कॉल करके भी इसके बारे में जान सकते हैं कि आपकी खेत की मिट्टी का पीएच कैसा है और हमें इसे किस तरीके से सुधारना चाहिए। तो इसके माध्यम से आप उस पीएच को, जो लेवल है उदासीन, वहां तक ले जा सकते हैं, जिससे जो आपकी खेत की मिट्टी में जो भी उर्वरक होंगे या जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, पोषक तत्व होंगे, वो आसानी से मिर्च के पौधों को मिल सके। मिर्च की लिए जो सबसे जरूरी, तीसरी सबसे जरूरी चीज में होती है जब भी हम मिर्च की खेती करते हैं, तो हमें जो मिर्च की खेती करना है उसमें हमें वैरायटी कौन सी लगानी है या प्रजाति कौन सी लगानी है। प्रजाति पे जाने से पहले किसान भाइयों में एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो मिट्टी अभी हमने देखा, तो मिट्टी में जो सामान्य चीजें होती हैं फसलों के लिए वो तो होना ही चाहिए। मिर्च की खेती में जो सेंड सिल्ट क्ले, यानी कि एक तरह से कहें कि रेत मिट्टी का जो प्रतिशत है वो भी उचित अनुपात में होना चाहिए। जैसे एकदम काली मिट्टी, जो जिसे हम भारी मिट्टी या हेवी मिट्टी कहते हैं, वहां पर भी मिर्च की खेती प्रभावित होगी, क्योंकि वो जल धारण क्षमता उसकी ज्यादा होती है, उसमें काफी ज्यादा समय तक जल रहता है। अगर उसके आसपास ज्यादा जल रहा तो मिर्च की जो जड़ें हैं वहां पे विल्ट लगने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इससे उत्पादन कम होगा। ऐसे ही जो बिल्कुल रेतीली जमीन है वहां पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पानी बहुत जल्दी जो है वो सूख जाएगा और ऐसी कंडीशन में मिर्च को हमें बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी जो कॉस्ट है, यानी जो खर्च है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसमें रेत का प्रतिशत भी एक लेवल में होना चाहिए या संतुलित अनुपात में होना चाहिए मिट्टी में, जिससे मिर्च की जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी। अब हमें पता कैसे करना है कि जो हमारे खेत की मिट्टी है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, क्या कमी है। तो इन सारी चीजों के लिए मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, किसान फोरम के डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि आप किसी भी फसल लगाने से पहले या कोई भी खाद और दवाई देने से पहले अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर कराइए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपकी मिट्टी की स्वास्थ्य अभी कैसा है। स्वास्थ्य से मतलब कि उसमें अभी कितने पोषक तत्व उपस्थित हैं तो वो किस फॉर्म में है, यानी कि वो पौधों को मिल सकते हैं या नहीं है, उसका पीएच कितना है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। ऑर्गेनिक कार्बन का भी अपना बहुत महत्व होता है। साथ ही अगर आप नए हैं, नए किसान हैं जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो मिट्टी है उसकी जांच में जो जीवाणु की जांच होती है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीवों की जांच होती है, थोड़ा सा उसमें खर्च ज्यादा होता है, लेकिन पहली बार मिर्च की खेती करने वाले किसानों के लिए ये अच्छा है कि वो अपने खेत में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को भी पहले पता कर लें। क्योंकि अगर सूक्ष्म जीवों की संख्या आपकी मिट्टी में कम होगी तो आपको बहुत ज्यादा खाद देने की जरूरत पड़ेगी, जो आपके खर्च को और ज्यादा बढ़ा देगी। और जो आप खाद दवाई डाल भी रहे हैं, चाहे वो रासायनिक खाद हो, चाहे वो जैविक खाद हो, चाहे वो दूसरे तरीके की खाद हो, तो वो भी पौधों को सही से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो इन सारी चीजों के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है मृदा परीक्षण। तो सबसे पहले आप मृदा परीक्षण करके मिट्टी की तरफ से आप श्योर हो सकते हैं, या ये कहें कि आप मिर्च की फसल बोने से पहले अपनी खेत की मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। उन्नत किस्में मिर्च की कई सारी किस्में हैं, अलग अलग जो जगह हैं, जगह का मतलब कि अलग अलग एरिया, वहाँ पे अलग अलग तरह की जो जलवायु हैं, तो उनके हिसाब से कुछ किस्में जो हैं वहाँ पे ज्यादा उत्पादन देती हैं, कुछ किस्में जो किसी स्पेसिफिक जलवायु या विशिष्ट जलवायु के लिए बनी होती है, तो उन किस्मों का उत्पादन उस तरह की जलवायु में ज्यादा होता है। अब इसके अलावा, इन किस्मों के अलावा भी इसकी जो किस्में हैं, जैसे जो मिर्च है, यहाँ पे हम जो नॉर्मल मिर्च है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ शिमला मिर्च की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो मिर्च है उस मिर्च में भी मसाले वाली जो मिर्च लगती है उसमें किस्में जो है उसकी अलग होती है। ऐसी किस्म जिनसे अचार या वैल्यू एडिशन किया जाता है, मूल्य संवर्धन किया जाता है, उनकी किस्म अलग होती है। साथ ही अगर हम कहें कि हरी मिर्च के लिए अगर आपको उसको बोना है तो उसकी किस्म कुछ अलग होगी। ऐसे ही अगर आपको लाल मिर्च के लिए आप बो रहे हैं तो उसकी किस्म भी अलग होगी। फिर भी मोटा मोटा मैं यहाँ पर कुछ अच्छी किस्म मिर्च की जो लगभग सभी जलवायु में बोई जाती हैं और काफी समय से प्रचलित हैं, उनके बारे में आपको
बताऊंगा। जैसे मसाले वाली किस्म यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, पूसा ज्वाला, पंसी 1, NP46, जवाहर मिर्च, आंध्रा ज्योति, पंजाब लाल। ऐसे ही अचार वाली में चाइनीज जॉइंट है, कैलिफोर्निया वंडर है, या येलो वंडर है, ये काफी प्रचलित किस्म है। अर्का बोरो है, अर्का मेघना है, इनमें कुछ कुछ किस्मों के क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में समझेंगे। बाकी अगर आपको और ज्यादा इसमें जानकारी है तो मैंने पहले ही कहा है, किसान फॉर यू के डॉक्टर आपके लिए हमेशा हैं। आप kisanforyou.com पे जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सलाह देने के लिए या जितनी हो सकेगी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहली जो किस्म है पूसा ज्वाला। पूसा ज्वाला का जब हम नाम सुनते हैं तो थोड़ी सी हंसी आ जाती है, क्योंकि ये बहुत तेज होती है। कई बार लोगों को चिढ़ाया भी जाता है कि ये ज्वाला मिर्ची है। ज्वाला मिर्ची मतलब जो बहुत तीखी होती है, तेज मिर्ची होती है। तो ये मिर्ची का भाव भी काफी ज्यादा होता है। और ये मिर्ची जो दिखने में कैसी होती है तो उसका एक फोटो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। इसके जो पौधे होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और हल्का सा झाड़ी नुमा होता है, जो पकने पर लाल हो जाता है। ये 9 से 10 सेंटीमीटर के आसपास की इसमें जो होती है वो मिर्च होती है, जो थोड़ी सी बड़ी होती है नॉर्मल मिर्च जो मंडी में मिलती है उसमें। इसमें ये जो पूसा ज्वाला किस्म है ये थ्रिप्स के लिए या जो मकोड़े टाइप के जंतु होते हैं उनके लिए ये प्रतिरोधक है। और इसकी जो यहाँ पे उपज लिखी हुई है ये वो उपज है जो ज्यादातर कंपनीज के द्वारा क्लेम की जाती है या एक आदर्श स्थिति में प्राप्त हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि मिर्च की खेती में क्लाइमेट यानी कि वातावरण बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है, साथ ही आप उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये दोनों चीजें उतनी ही जिम्मेदार हैं इसकी उपज लेने के लिए। वातावरण, साथ में आप उसमें क्या क्या चीजें डाल रहे हैं, कब डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, आपकी जमीन कैसी है, ये सारी चीजें। तो इन दोनों चीजों पे इसके उत्पादन जो है वो फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक जो औसतन उत्पादन है उसके बारे में लिखा हुआ। तो ये थी पूसा ज्वाला। ज्यादातर किसान इसकी खेती आज भी करते हैं, क्योंकि जो मिर्च पाउडर बनता है उसमें इस पूसा ज्वाला किस्म का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। और वैसे भी अभी जो मिर्च है वो उसमें ज्यादातर जो दूसरी संकर वेराइटीज हैं, हाइब्रिड वेराइटीज हैं, उसमें जो तीखापन होता है वो कम होता है। तो उस तीखापन को बढ़ाने के लिए भी और जो ज्यादा मिर्च पाउडर बनाने के लिए पूसा ज्वाला को बहुत यूज किया जाता है। तो किसान भाई पूसा ज्वाला को भी अपना सकते हैं। दूसरी जो किस्म है पूसा सदाबहार। किसान भाई अनुरोध है, आपके जो भी प्रश्न हैं वो हम इस जो सेशन है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद उनका उत्तर देंगे। तो आप अभी अपने प्रश्न को लिख के रख सकते हैं और उसे बाद में पूछ सकते हैं। और कृपया अपने सभी जो हैं वो अभी माइक बंद कर लीजिए ताकि मेरी आवाज सभी तक चले जाए। जो दूसरी किस्म है वो है पूसा सदाबहार। इस किस्म के पौधे जो है वो सीधे होते हैं, यानी गुच्छों में फल लगता है, जैसे आप उस पर देख भी रहे हैं। एक गुच्छे में करीब 6 से लेकर 14 तक भी मिर्च लगी होती है। ये पत्ती मरोड़ यानी कि जो लीफ कर्ल होती है, एमवी होती है, TMV वायरस के प्रति कुछ हद तक प्रतिरोधी होती है। जो इसमें मेच्योरिटी यानी कि कितने समय में ये तैयार हो जाती है उसका एक औसत अवस्था लिखी हुई है, या उस पर जो औसत कितने दिन लगते हैं वो लिखा हुआ है। ये कम या ज्यादा हो सकते हैं जलवायु के अनुसार, कि कब जो है वो टेम्परेचर ज्यादा होता है, कब टेम्परेचर कम होता है, या कब आपने उसकी सोविंग की है, तो उसके हिसाब से ये कम या ज्यादा हो सकता है। आप सोविंग के बारे में हो सकता है पूछ रहे होंगे, तो वो हम जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग है या इसकी नर्सरी है वो कब लगाई जानी चाहिए। साथ ही कुछ जो फसलें हैं यानी कि जो किस्में हैं उनका कुछ विशेष भी होता है, यानी कि उन कुछ दिन पहले लगाना, यानी अगेती किस्म जिन्हें कहते हैं, कुछ जो बाद में लगाने वाली पिछेती किस्म भी होती हैं। तो वो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, वो बहुत जो है वो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। तो अगर हम उतना डिटेल में बात करेंगे तो शायद ये 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो हम एक एक वैरायटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ उसके जो विशेष गुण हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप के लिए जो बेस्ट है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप किसान कोर्डू की टीम से जब चाहें तब कनेक्ट हो सकते हैं। अर्का मेघना ये भी एक हाइब्रिड किस्म की है। इसमें ये जो है हाइब्रिड किस्म अर्का मेघना ये धब्बे रोग के लिए प्रतिरोधी है, और इसका जो मिर्च होता है वो भी बड़ा होता है। जैसे हमने देखा था कि पूसा ज्वाला की जो मिर्च थी वो बड़ी थी, ऐसे ही अर्का मेघना की मिर्च भी जो है वो बड़ी होती है।
इस वैरायटी के फल शुरू में गहरे और पकने के बाद लाल हो जाते हैं, ज्यादातर कैसे होते हैं, लेकिन इसका जो रंग होता है यानी कि जो ग्रीन कलर होता है, हरा कलर होता है, वो थोड़ा गहरा होता है दूसरी मिर्ची की तुलना में। इसकी उपज जैसा मैंने पहले कहा कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा उसके हिसाब से हो सकती है। काशी अरली, इसके नाम में ही लिखा है अरली। अरली का मतलब है कि ये अगेती किस्म है। अगेती किस्म यानी कि इसे थोड़ा पहले भी आप चाहें तो लगाया जा सकता है, लेकिन तब बहुत ज्यादा गर्मी या ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे इसका जो हम नर्सरी लगा रहे हैं या जो ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं उसके झुलसने का डर हो। तो ये भी एक हाइब्रिड किस्म है। इसके पौधे जो हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, इसके फल जो हैं वो ये भी तीखे होते हैं और ये करीब 9 से 10 सेंटीमीटर के आसपास के होते हैं। फलों की तुड़ाई के बारे में जानकारी है, और फसल जो है वो 10 से 12 तुड़ाई इस फसल की काशी अरली की जा सकती है। काशी के नाम से भी एक वैरायटी है, काशी अरली के नाम से भी एक वैरायटी है। तो काशी के नाम से भी करीब 3-4 वैरायटी मिर्च की अवेलेबल है, उपलब्ध है। जवाहर मिर्च 3, जवाहर मिर्च के नाम से जवाहर मिर्च 148 या जवाहर मिर्च के अलग अलग नाम से भी जो इसकी प्रजातियां हैं वो उपलब्ध हैं। अब इसमें आपके लिए सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी होगी, तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन से जिले से हैं या किस स्थान पर इसे लगाने वाले हैं। साथ ही आप जिस खेत में उसे लगा रहे हैं वो हल्की जमीन है, भारी जमीन है, वहाँ की जल निकास की जो व्यवस्था है या जो क्षमता है मिट्टी की वो कैसी है, जल धारण क्षमता कैसी है, उर्वरकता कैसी है। तो इन सभी चीजों को देख कर आपको वैरायटी को अच्छे से सिलेक्ट करना चाहिए। और अगर आप अच्छी वैरायटी सिलेक्ट करेंगे तो ही आपके जो उत्पादन, ज्यादा उत्पादन लेने की संभावना है वो ज्यादा हो। जैसे हमेशा से एक कहावत रही है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो अगर आप अच्छी वैरायटी लगाएंगे तो ज्यादा संभावना है कि आपकी जो उपज होगी वो भी अच्छी होगी। तो ये जवाहर मिर्च है, ये 100 से 105 दिन, यानी कि थोड़ा इसका जो ड्यूरेशन है वो कम है। हमने देखा कि जो कुछ पुरानी वैरायटी हैं, जैसे जो भी हमने देखी पूसा ज्वाला जैसी, उनका 120 दिन के आसपास का होता है, यानी कि 4 महीने का होता है, और ये लगभग 100 से 105 दिन में आपको हरी मिर्च और लाल मिर्च लगभग 120 दिन में आ जाएगी। उपज सेम। अन्य महत्वपूर्ण किस्मों में भाग्य लक्ष्मी, अर्का हरित, तेजस्वनी, कल्याणपुर चमन, अर्का लोहित, NP46, जवाहर मिर्च के अलग अलग नाम, जवाहर मिर्च 218, 283, पंच C2, ये भी काफी प्रसिद्ध वैरायटी है, काशी विश्वनाथ, काशी अनमोल, काशी। तो इस तरह की जो प्रजातियां हैं वो प्रजातियां प्रचलन में है। ऐसे ही अब आपको मैं कुछ स्पेसिफिक वैरायटी, जैसे अभी हम बात करें कि जो इंदौर के आसपास का एरिया है जिसे मिर्च का बेल्ट कहा जाता है, तो वहां पे जो ज्यादा वैरायटी चल रही है उन वैरायटी में शक्ति 5, शिवगंगा, सूर्या या इस तरह की जो वैरायटी है वो किसान अभी ज्यादा लगा रहे हैं, या ये देखा गया है कि इन वैरायटी का जो उत्पादन है वो इस एरिया में अभी अच्छा निकल रहा है। किसान भाइयों, एक और सलाह है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि अगर आप 2 एकड़ या उससे ज्यादा या 1 एकड़ में भी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 1 एकड़ थोड़ा छोटा एरिया हो गया। अगर आपका एरिया थोड़ा बहुत और ज्यादा है, 2, 4, 5 एकड़ में आप इसको कर रहे हैं, तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप करीब 2-3 वैरायटी या थोड़ी ज्यादा वैरायटी लगाइए। इससे क्या होता है कि जब अगर वातावरण में कुछ परिवर्तन होता है जो हमेशा होता रहता है, तो जो वैरायटी, जब वातावरण परिवर्तन होता है तो कीड़ों की संख्या बढ़ती है, बीमारियों की संख्या बढ़ती है। तो ऐसे में कुछ वैरायटियां किसी या विशिष्ट रोग के लिए प्रतिरोधी होती है, किसी विशिष्ट कीट के लिए प्रतिरोधी होती है। तो अगर किसी एक बीमारी का प्रकोप बढ़ता है या वातावरण उसके अनुकूल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में या उस अवस्था में जो हमने दूसरी वैरायटी लगा रखी है उसका उतना ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। साथ ही अगर हमने जो इसमें खाद दिया है या जो सिंचाई दी है या दूसरी जो भी हम इसमें इनपुट दे रहे हैं, आदान दे रहे हैं, उसका प्रभाव भी अलग अलग तरह की वैरायटीज पर अलग अलग होता है। तो सिर्फ एक वैरायटी लगाने से अच्छा होता है कि आप मिर्च में एक से ज्यादा वैरायटी लगाइए। उससे जो आपका कोस्ट के साथ में एक जो रिस्क होता है वो कम हो जाएगा, और उस रिस्क कम होने से आपका जो फायदा है वो थोड़ा सा ठीक होगा, यानी कि अच्छा होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण सलाह है, इसे ध्यान रखना चाहिए मिर्च लगाने वाले किसानों भाइयों के लिए। तो ये तो थी मिर्च की महत्वपूर्ण किस्में। तो अब हमने देख लिया कि मिर्च की महत्वपूर्ण किस्में भी कौन सी है, उसमें जलवायु कौन सी होना चाहिए, उसमें बीज दर होना चाहिए। अब खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए, तो जैसी हम नॉर्मल अब दूसरी फसलों के लिए खेत की तैयारी करते हैं गर्मी के महीनों में, वैसे ही हमें गहरी जुताई करके
जो है खेत की तैयारी करनी चाहिए, अच्छा भुरभुरा मिट्टी बना देनी चाहिए। उसके बाद इसमें बेड के रूप में लगाया जाता है, बेड बनाने चाहिए। बेड की दूरी कितनी होनी चाहिए वो सब आगे आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन फिर भी जो बेड के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 2 फीट के आसपास की, पौधे से पौधे के बीच की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट, और इधर करीब 5 फीट के आसपास का वो हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका ड्रिप या जो आपकी जमीन है वो भी कैसी है। तो वो बेड बनाने के बाद में आपको प्रॉपर तरीके से ड्रिप वगैरह बिछा के अपनी जो जमीन है उसे तैयार करना है। ये जो खेत है उसे बुआई के लिए तैयार करना है। अब आपका खेत अगर बुआई के लिए तैयार हो गया है तो वहां पे बीज दर क्या होना चाहिए, और अगर जो बीज दर ले रहे हैं उसका बीज का उपचार कैसे किया जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, मिर्च को सीधे तौर पर खेत में नहीं लगाया जाता। मिर्च की पहले नर्सरी तैयार की जाती है, उसके बाद इसे खेत में लगाया जाता है। अब जो किसान भाई नए हैं, यानी कि उन्होंने पहले मिर्च की खेती नहीं की है, उनके उनका ये पहला प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, यानी इसकी नर्सरी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर इसे खेत में उगाया जा सकता है और उसकी नर्सरी को भी खेती में उगाया जाता है, घर पे भी उगा सकते हैं उसे, लेकिन ज्यादातर किसान खेत में ही उगाते हैं, तो फिर अलग से इसे लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका जो समय है, इसका मुख्य 2-3 कारण है। जो एक पहला कारण है वो है समय। जब हम इसे बोने वाले होते हैं तो उस समय धूप बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जो खेत का तापमान है मिट्टी का भी और ऊपरी वातावरण का भी, वो बहुत ज्यादा होती है। तो हमारी नर्सरी के जलने झुलसने की संभावना होती है। जो मिर्च का पौधा होता है जब वो शुरुआती अवस्था में होता है तो वो बहुत ज्यादा सहिष्णु होता है इन सारी चीजों के लिए, जैसे तापमान हो गया, या पानी की कमी हो गया, या उसको जो पोषक तत्व चाहिए उसके लिए हो गया। तो इन सभी चीजों को आइडियल रूप से देने के लिए, साथ ही मिर्च का बीज महंगा भी होता है, तो कॉस्ट भी हमें कम लगे और जो महंगा बीज हम खरीद रहे हैं वो सही से उगे, बड़ा हो, वृद्धि करे। तो इसे इसके लिए इसे बोने से, यानी कि अगर आप इसे मई के लास्ट में या जून में बोना चाहते हैं, जुलाई में बो रहे हैं, तो बोने से करीब 1 महीना पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। बहुत सारे किसान भाई इसकी नर्सरी खरीदते भी हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट में कि इसकी नर्सरी तैयार कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। आपको थोड़ा इसके बारे में समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप इसकी नर्सरी को अपने खेत में, अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। अब जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उस समय आपको बीज का जो उपचार है वो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके किसी भी फसल लगाते हैं तो उसके बीच में ही बहुत सारे रोगजनक कीट होते हैं शुरुआती अवस्था में, जो हमारी फसल को प्रभावित करते हैं। तो उनसे बचाने के लिए हमें अपने बीज का बीजोपचार करना पड़ता है, जिससे कि जो हमारी फसल होगी आगे चल के उसमें भी बीमारी है उन भैया अपना माइक बंद कर। तो बीज का उपचार कैसे किया जाता है इसके बारे में जो जानकारी है वो शायद आप अभी देख रहे होंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन जो भी कवकनाशी हैं या जो हम कहें फफूंदनाशी हैं उनका उपयोग आपको करना है, उसकी अलग अलग मात्रा लेनी है। जैसे यहाँ तीन, अगर आप थीरम ले रहे हैं तो 3 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो 2 ग्राम। अगर आप कोई और इस तरह का कवकनाशी या फफूंदनाशी ले रहे हैं तो उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। रासायनिक है, ऐसे ही जो ट्राइकोडर्मा है वो 5 ग्राम, या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है तो वो 10 ग्राम। किसान भाइयों, आपका एक प्रश्न होगा कि जो हमें मिर्च है, मिर्च की खेती में लगाने से पहले से लेके बाद तक बहुत ज्यादा हमें उस अंतराल में, यानी कि हर 1 हफ्ते में या 10 दिन 15 दिन के अंतराल में खाद देने की जरूरत पड़ती है। चाहे वो फर्टिगेशन के माध्यम से हो, चाहे वो स्प्रे के माध्यम से हो, चाहे वो ड्रेंचिंग के माध्यम से हो, या चाहे वो बेड प्रिपरेशन करने के टाइम पे हो। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आज का जो हमारा सेशन है वो मिर्च की ओवरऑल कल्टीवेशन के बारे में आपको जानकारी देने के लिए है। ये जो मिर्च का पोषक तत्व प्रबंधन है अपने आप में ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अगर आप ड्रिंचिंग की बात करें तो मिर्च में कम से कम 3 से 4 बार ड्रिंचिंग की जाती है। खाद की बात करें तो जब बेड प्रिपेयर किया जाता है तब भी डाला जाता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। उसके बाद में भी डाला जाता है। पोषक तत्वों की बात करें तो उसके लिए आप सबसे पहले मृदा परीक्षण कराएंगे, उसके बाद में आपकी जमीन में कौन कौन से पोषक तत्व पहले से ही हैं, और बाकी पोषक तत्व आपको इसमें अलग से देने पड़ेंगे। अब वो जो पोषक तत्व देने पड़ेंगे उन पोषक तत्वों में आपके सूक्ष्म पोषक तत्व भी होंगे, और जो
वृहद पोषक तत्व हैं वो भी होंगे। वृहद पोषक तत्व यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सूक्ष्म पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और ये सारे जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं होते हैं। तो इन सभी की जरूरत मिर्च में होती है कहीं ना कहीं। तो ये सारी पोषक तत्वों की जरूरत तो आपको पूरा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पोषक तत्व प्रबंधन पर हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं जो करीब आधे 1 घंटे का होगा। और अब मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर आपको आपकी खेत के लिए तो आप किसान फॉर यू पर जाकर किसान फॉर यू के जो एक्सपर्ट हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम अच्छी तरह से बेस्ट कोशिश करेंगे आपको जानकारी देने की। तो ये हो गया किसान भाइयों बीज उपचार के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि मिर्च की नर्सरी कब और कैसे लगानी चाहिए। तो दो तरीके हैं, एक तो आप घर पे तैयार कर सकते हैं, एक आप खेत में तैयार कर सकते हैं। खेत में अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आप पॉली हाउस में भी तैयार कर सकते हैं, आप नॉर्मल भी तैयार कर सकते हैं। रिस्क सब में अलग अलग है, वेराइटी के हिसाब से, क्लाइमेट कंडीशन यानी कि वातावरण के हिसाब से, जो आपका जो उसमें नॉलेज है यानी कि आपको उसके बारे में कितना पता है, आपकी जमीन के बारे में, आप जो वैरायटी लगाने वाले हैं उसके बारे में, आप पानी के बारे में, चीजों के बारे में, उन सब पे निर्भर करता है। अगर आप घर पे करना चाहें तो नर्सरी के बेड मिलते हैं छोटे छोटे ट्रे टाइप के। उसमें कुछ गड्ढे टाइप बने होते हैं जहाँ पे आप कोकोपीट में इसे काफी आसानी से उगा सकते हैं। कोकोपीट एक मीडियम होता है जिसमें आप किसी भी नर्सरी को ग्रो कर सकते हैं, उसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो ज्यादा होता है। तो आप इसको उगा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इसे पॉली हाउस में लगाना चाहें तो वहां पे बेड बना के ब्रॉडकास्टिंग से या फिर लाइन बना के और मिर्च के बीज डाल के उसके ऊपर जो टाट के बोरे, जूट के बोरे होते हैं उसे डाल के वहां पे भी आप उगाए जा सकते हैं। इसी तरह अगर तापमान कम है, आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी है और आपको उसके बारे में अच्छी समझ है तो आप खेत में भी इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसकी नर्सरी मई जून के महीने में तैयार की जाती है। यहाँ आसपास के जिलों में जो किसान भाई हैं वो लगभग जून के आखिरी या जुलाई में इसकी ट्रांसप्लांटिंग जो नर्सरी तैयार नर्सरी है उनसे खेत में लगाया जा सकता है। उससे 30 से 40 दिन पहले आपको इसकी नर्सरी जो है वो लगानी है। यहाँ नर्सरी लगाने के बाद में एक चीज और ध्यान रखना है कि आपकी नर्सरी में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे अगर हमें लग रहा है कि नर्सरी अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है लेकिन किसान भाई आसपास के किसानों को देख के कि यार सबने मिर्ची लगा दी है तो मुझे भी मिर्ची लगाना है, तो उनकी जो नर्सरी होती है वो अगर थोड़ी कमजोर भी लग रही है तो उसे उठा के कि बाकी खेत में हो जाएगी, ये नहीं करना है। नर्सरी अच्छे से वृद्धि जो उसकी जहां हम उसको नर्सरी में ग्रो करा रहे हैं वहीं पे हो जाए और उसके बाद वो कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ही हमें उसे ट्रांसप्लांट करना है यानी कि वहां से नर्सरी से उठा के खेत में डालना है। यहाँ पर जो नर्सरी के लिए बेड बनाए जाने हैं उसकी लंबाई के बारे में लिखा है 10 से 15, चौड़ाई करीब 2 यानी कि 2 से 3 फुट के आसपास होगी। 10 से 15 फुट लंबा आप बेड बना सकते हैं। 5 से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर आप नाली बना के 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहरी नाली में मिर्च के बीज जो है वो बो सकते हैं। उसके साथ ही जो उचित जल निकास की व्यवस्था होना चाहिए, छाया होना चाहिए, क्योंकि ये पाले के प्रति यानी और पाले के साथ में जो ज़्यादा तापमान है उसके प्रति बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इन पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सब का हमें अच्छे से प्रबंधन करना होगा। उसके बाद हम इसकी जो नर्सरी है उसकी अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर किसान भाई कम एरिया में लगाना चाहें और नर्सरी का रिस्क नहीं लेना चाहें तो बहुत अलग अलग वैरायटी की जो नर्सरी है वो आसपास के एरिया में अवेलेबल भी होती है, तो वहां से आप इसे खरीद भी सकते हैं। लेकिन इससे जो आपकी कॉस्ट है यानी कि जो खर्च खेती में होने वाला वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब नर्सरी तैयार करते समय कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे 2 से 3 टोकरी वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए। इसको डालने से काफ़ी फायदे होते हैं, जैसे जो जीवाणुओं की संख्या है वो बढ़ती हैं, जो हमारे खेत की जल धारण क्षमता है मिट्टी की वो भी काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी अच्छी होती है। एक आइडियल कंडीशन यानी आदर्श कंडीशन होती है किसी भी फसल की नर्सरी को ग्रो कराने के लिए। बीज कैसे लगाना है, कौन कौन सी इसमें दवा डालनी है, कब स्प्रे करना है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है वो मैंने यहाँ लिख कर आपको बताने की कोशिश की है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके या पढ़ के भी समझ सकते हैं। इसके अलावा भी आप इस चीज़ पर डिपेंड करेगा या निर्भर करेगा कि आपने जो खेत है उसमें पुरानी कौन सी फसल बोई थी
ताकि उसके अवशेष तो वहाँ पे नहीं है, या उसके अवशेष हैं तो वो किसी तरह का कंटामिनेटेड, यानी उसमें किसी तरह की जो बीमारियां हैं वो तो नहीं है। अगर वो हैं तो हमें उसके लिए भी अलग से दवाई डालने की जरूरत पड़ेगी, या उसका प्रबंधन करने की जरूरत हो नर्सरी डालने से पहले। तो ये सारी चीजें हमें मिर्च की नर्सरी लगाते समय ध्यान रखना चाहिए। नर्सरी लगाने के बाद जो हमें इसका, ये एक पौधा जो है वो नर्सरी में किस तरह से ग्रो करता है यानी वृद्धि करता है, उसकी एक फोटो है। तो ये एक थोड़ा अच्छा फोटो पौधा है जो ग्रो कर चुका है मिर्च का, लगभग 3 या 4 3 पत्ती की अवस्था में। तो इसकी जो नर्सरी तैयार हो जाती है तो इसका ट्रांसप्लांट करना होता है, और इसके ट्रांसप्लांट में जो है किसान भाई, जो बरसात का सीजन है उस सीजन में इसका ज्यादातर लगाते हैं। वैसे तो ये तीनों सीजन में लगाई जाती है, जो मिर्च की खेती है वो तीनों सीजन में की जाती है, जिसकी अलग अलग जो है वो वेराइटियां हैं। लेकिन जो ज्यादातर किसान भाई लगाते हैं, या जो एरिया इंदौर के आसपास का मैंने बताया, वहां पे भी ज्यादातर जो है वो इसे खरीफ का यानी कि बरसात का जो सीजन है उस समय लगाते हैं, जून के आखिरी में या जुलाई के पहले हफ्ते में। तो उस समय जो है इसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, जब नर्सरी जो है वो आपकी करीब 30 से 40 दिन की हो जाए, अच्छे से विकसित हो जाए। अब इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग है, उस समय जब हमने बेड बनाए थे, खेत की तैयारी की थी, तो उसके बाद जो बेड बन गए थे हमारे, उस बेड से कॉर्नर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमें हटा लेनी है। अगर किसान भाई मिर्च की खेती करना चाहें तो उसमें उन्हें कुछ जगह ऐसा है कि अगर वो थोड़ा ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन ऐसी तकनीकों पे खर्च करते हैं जिससे उनकी जो उपज की संभावना है वो बढ़ जाती है, तो उसे करना चाहिए। जैसे मल्चिंग है, मल्चिंग मिर्च की फसल में बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप मल्चिंग लगा रहे हैं तो आपको ट्रांसप्लांटिंग जो है से पहले खेत में मल्चिंग करनी होगी, यानी कि जो आपने बेड बनाए थे उस बेड में ऊपर के सरफेस के आसपास से थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप फावड़े की सहायता से हटा लेंगे, और बचे हुए एरिया में आप प्लास्टिक की मल्चिंग डालेंगे। उसे आसपास से जो आपने मिट्टी हटाई थी उसी से वापस कवर कर देंगे, और फिर एक निश्चित गहराई पे, जैसे अगर आप 2 फीट पे पौधा लगाना चाहते हैं तो आप 2 2 फीट पे, वो ड्रिप पे भी आपके निर्भर करेगा कि आपकी जो ड्रिप है वहां भी 2 फीट पर ही जो है होल होने चाहिए। तो आपने ड्रिप के उसमें उसका जो गर्म जो अंगारे होते हैं उसका एक उपकरण टाइप का होता है, उसके माध्यम से आप उसमें छेद कर सकते हैं जो मल्चिंग है। और उसके करने के बाद वहां पे जो बचा हुआ प्लास्टिक होता है उसे भी आपको कलेक्ट कर लेना है। मिर्च की खेती में ये बहुत जरूरी होता है कि आपका जो खेत है वो साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पर कोई भी जो जैविक कचरा है दूसरी फसल, पुरानी फसल का या आसपास का, वो नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ताकि आपकी मिर्च की फसल जो है वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। तो जो बचा हुआ प्लास्टिक है वो आपको वहां से हटा लेना है, और उसकी गहराई सही रखने के लिए भी आप चाहें तो पहले से ही थोड़ा थोड़ा उसको गहराई के लिए छेद कर सकते हैं। तो इस तरह करने के बाद आप जो अपने नर्सरी तैयार हुई है उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप पौधे की जैसे यार 1.5 से 2 फीट अपनी जो ड्रिप है या फसल की कंडीशन के हिसाब से, जल निकास की व्यवस्था के हिसाब से आप इस दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक आदर्श दूरी है जिसमें ज्यादातर जो किसान भाई लगाते भी हैं, और उनका उत्पादन इस दूरी पे अच्छा मिलता है। कतार से कतार की दूरी यानी कि एक बेड से दूसरे बेड की दूरी लगभग 2.5 से 3 फीट होती है, यानी कि 3 फीट के आसपास में आपके जो है वो बेड रहेंगे, और एक पौधे से दूसरे पौधे की जो जो दूरी है वो लगभग 2 फीट के आसपास है। इसके बाद प्रति एकड़ मिर्च में 11,000 से 12,000 जो है वो पौधों की जरूरत पड़ती है। 7 से 8 सेंटीमीटर की नर्सरी जो, अगर आपका पौधा 7 8 सेंटीमीटर का हो जाता है, जैसा फोटो में दिख रहा है, तो आप उसकी नर्सरी जो है वो कर सकते हैं। अब नर्सरी लगाने के बाद जो खाद एवं उर्वरक प्रबंधन, तो वैसे तो खाद एवं उर्वरक प्रबंधन में किसान भाइयों, मैंने आपको बताया कि ये एक बृहद टॉपिक है यानी कि बड़ा विषय है। इस विषय में हम अलग से भी चर्चा कर सकते हैं, और आपकी जो भी इस विषय में समस्याएं हैं उनके लिए आप kisan4u.com पे जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको आपकी जो खेत की स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उसके बारे में बताएंगे कि वहाँ पे आपको अभी किस माध्यम से कौन सा खाद डालना चाहिए जिससे आप उसका प्रबंधन कर सकें। तो ये किसान4यू की वेबसाइट पे भी ये सारे जो खाद हैं वो अवेलेबल हैं, बहुत सारे हैं जिन्हें आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे तो मिर्च में जो सामान्यता है, नाइट्रोजन लगभग 25 किलो, फास्फोरस 12 से 15 किलो, और पोटेशियम भी 12 से 15 किलो के आसपास चाहिए। और फास्फोरस और पोटेशियम की जो पूरी मात्रा है, और नाइट्रोजन की लगभग आधी मात्रा, ये हमें बुआई के टाइम पे
ही डाल देनी चाहिए, और बाकी बची हुई जो नाइट्रोजन है वो जब हम पहली तुड़ाई करते हैं उसकी, उस अवस्था में देनी चाहिए। तो अब इसे देने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, कई सारे विकल्प है। जैसे नाइट्रोजन के लिए आप जो है वो जो यूरिया है उसका यूज करते हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों साथ में देने के लिए डीएपी का यूज करते हैं, या फास्फोरस अलग से देने के लिए एसएसपी दे सकते हैं। ऐसे ही पोटास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास होता है। जो यहाँ पर दिखाए गए हैं वो नैनो पोटास या नैनो पोटेशियम, इस तरह के भी उत्पाद हैं जो आप ड्रिप के माध्यम से अपने खेत में दे सकते हैं। तो ये जो है वो एक खाद है। इसमें किसान भाइयों सलाह जो है इस आपके लिए वो ये है कि हमेशा मिर्च की खेती में आप एकीकृत उर्वरक प्रबंधन का उपयोग कीजिए। एकीकृत उर्वरक प्रबंधन का मतलब होता है कि आप जो खाद डाल रहे हैं वो खाद पूरी तरीके से रासायनिक नहीं होना चाहिए। रासायनिक भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप अच्छी उपज के लिए डाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको जैविक खाद भी इसमें बराबर मात्रा में डालनी चाहिए। जैविक खाद के अलावा जो आपके पास दूसरे विकल्प हैं, जैसे हरी खाद है, या जो आपके घर में या गांव में जो FIM यानी गोबर की खाद है वो मिल जाए, तो वो कंपोस्ट आप बना सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप वर्मी कंपोस्ट, नाटेप कंपोस्ट होता है, या जो दूसरे तरीके के कंपोस्ट हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जो और भी जैविक में है, जैसे आप जो डिकम्पोजर होता है यानी कि जो सड़ाने का काम करता है इस तरह तरीके के ऑर्गेनिक पदार्थ को, या जो ऑर्गेनिक पदार्थ यानी कि पेड़ पौधे आपके जमीन में पहले से पड़े हुए हैं उन्हें सड़ाने का काम करता है, या जो खाद पहले से उपस्थित अनुपस्थित हैं आपकी जमीन में तो है लेकिन वो पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें पौधों के लिए उपलब्ध, उसके लिए डिकम्पोजर नाम से एक उत्पाद भी आता है, आप उसे भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को सम्मिलित रूप से जो है आपको उपयोग करना चाहिए, जिससे आप अपनी जो लागत है उसे कम से कम रखते हुए अच्छे से अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं, साथ ही जो उत्पादन है वो भी आप अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को इसके साथ ही जो मौसम संबंधी सलाह हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो अलग अलग उसमें कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसान फॉर यू की वेबसाइट पे भी डलती है, जो जुड़े हुए किसान हैं उन्हें मैसेज के माध्यम से भी हम बताते हैं कि कब जो है वो इसका जो तापमान होता है यानी कि बुआई के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए, स्प्रे के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए वो अच्छा होता है, या उस तापमान के आसपास आता है उसी पर आपको करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और उसके अनुसार ही अगर आप एकीकृत उर्वरक प्रबंधन करेंगे या खाद प्रबंधन करेंगे तो आप कम लागत में अच्छे से उसका प्रबंधन कर पाएंगे। कंपोस्ट यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 10 से 11 टन कंपोस्ट जो है वो आप अपने 1 एकड़ के खेत में लगभग डाल सकते हैं, या आप अपनी खेत की जो वर्तमान की परिस्थिति है या कंडीशन है उसके हिसाब से इसकी मात्रा को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी खेत पहले से ही अच्छा है, फर्टाइल है, तो आप इसकी मात्रा को कम डालिए। अगर आपका खेत में फर्टिलिटी कम है, आपने पहले ही हेवी फसलें ली हैं, उसमें मक्का जैसी फसलें भी ली हैं, तो फिर आपको जो ये कंपोस्ट खाद है इनकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। वर्मी कंपोस्ट का अपना अलग महत्व है। जो दूसरी नाडेप कंपोस्ट होती है, दूसरे तरीके से तैयार की गई कंपोस्ट है, FYM है, बायोगैस स्लरी हैं, उनका अपना अलग महत्व है। तो आप सभी तरह की खाद का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में kisanfolio.com पे भी जो है वो जैविक फर्टिलाइजर भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। जो रासायनिक फर्टिलाइजर्स हैं, रासायनिक फर्टिलाइजर्स में डायरेक्ट देने वाले यानी कि सॉइल में देने वाले भी हैं, मृदा में देने वाले, ड्रिप में देने वाले, या पानी के साथ घोल के आप उन्हें ड्रिप में चला सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं, ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो इन सभी तरीकों से आप उर्वरक का प्रबंधन मिर्ची में कर सकते हैं। पानी में घुलनशील खाद के लिए जैसे आप इस पूरी जो स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कितने दिनों पे कौन कौन सा देना चाहिए। ये निर्भर करता है कि आपकी जो मिर्च की फसल है वो वातावरण के हिसाब से अभी कैसी है। तो अगर मिर्च की फसल आपकी खराब हो रही है या आपको लग रहा है कि उसमें थोड़ी सूख रही है, विल्टिंग जैसा आ रहा है, तो आप हमसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं कि अभी आपको कौन सा खाद डालना चाहिए, उसमें किस तरह की आपको, चाहे वो जैविक हो चाहे वो थोड़ा बहुत रासायनिक हो, जो कम से कम लागत में आपको मिल सके, और जिसके माध्यम से आप अपनी फसल को जो है इस तरह की जो बीमारियां होती हैं या जो कंडीशन होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, उनसे बचा सके, अच्छे से प्रबंधन कर सकें।
कुछ यहाँ पे जो जनरल सभी किसान यूज करते हैं, अपनाते हैं, या ज्यादातर किसान अपनाते हैं, उसके बारे में लिखा है, जैसे 19-19-19 जैसे सूक्ष्म तत्व हैं, या 40-45 दिन बाद 20% बोरान या सूक्ष्म तत्व हमें देना चाहिए। उसको देने के लिए अलग अलग मेथड हैं। आप किसी भी फर्टिलाइजर से या किसी भी कंपनी के जो वो हैं खाद के उत्पाद होते हैं, उनके माध्यम से आप इसे दे सकते हैं। 19-19-19 का मतलब है NPK। एन यानी नाइट्रोजन, पी यानी फास्फोरस, के यानी पोटेशियम। तो वो कितने होने चाहिए। ऐसे ही कैल्शियम नाइट्रेट हैं या बाकी जो चीजें हैं वो सब भी आप उसमें दे सकते हैं। विकास दर बढ़ाने के लिए भी आपको इसमें अलग अलग अवस्थाओं पर खाद के साथ में यानी पोषक तत्वों के साथ में ह्यूमिक एसिड जैसी चीजें भी डालना पड़ेंगी, जिससे जो आपकी फसल की बढ़वार है, अगर मिर्च की फसल का पौधा अच्छे तरीके से वृद्धि लेता है तो उसमें मिर्च लगने की संभावना भी अच्छी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपकी मिर्च है उसका पौधा व्यवस्थित तरीके से वृद्धि कर पाए। तो उसके लिए भी जैसे फूल निकलने पे हमें क्या करना है, बोने बोने पे क्या करना है, तो आप जब बुआई करते हैं यानी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसके बाद में ड्रिंचिंग सबसे बढ़िया मेथड होती है, क्योंकि उस समय उसकी जड़ें जो हैं वो गहरी नहीं होती हैं, सिर्फ आसपास की थोड़ी सी मिट्टी में ही होती हैं। तो जब आप ड्रिंचिंग के माध्यम से यानी कि पंप का नोजल खोल के डायरेक्ट देंगे घुलनशील खादें, तो वो सीधे उनकी जड़ क्षेत्र पर जाएगी और बहुत आसानी से जड़ क्षेत्र को उपलब्ध हो जाएगी। तो उससे जो उनकी बढ़वार है वो अच्छी होगी। बाद के समय में आप ड्रिप में भी चला सकते हैं, जमीन पे भी दे सकते हैं, या स्प्रे करके भी आप दे सकते हैं, क्योंकि तब जो है वो जड़ें भी वृद्धि कर लेगी, आपका पौधा भी वृद्धि कर लेगा। तो उस समय वो दोनों उससे जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण कर सकता है। तो ये तो था कि हमें जो है वो कब कितना थोड़ा बहुत देना चाहिए। अब इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए या इसमें कीट नियंत्रण के लिए भी आगे हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने अभी उर्वरक प्रबंधन के बारे में बताया कि हमें एकीकृत उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए, यानी सभी चीजों का सम्मिलित रूप से उपयोग करना है। ऐसे ही हमें खरपतवार नियंत्रण में भी करना है, और ऐसे ही हमें जो है इसके जब हम आगे इंसेक्ट प्रबंधन पे जाएंगे, बीमारियों के प्रबंधन यानी कीड़ों के बीमारियों के प्रबंधन पे जाएंगे, तो वहां पे भी ये चीज लागू होगी कि हमें एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत बीमारी प्रबंधन, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन, इन पे ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको जो खर्च है वो थोड़ा कम लगेगा, सिर्फ आप एक ही तरह से करेंगे। साथ ही जो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, उत्पादकता है, वो भी उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। आपकी मिर्च में भी जो रसायन है उनकी मात्रा कम होगी। तो अगर आपकी मिर्च एक्सपोर्ट के लिए जाती हैं तो उसमें जो केमिकल्स हैं उसकी मात्राएं जो है वो टेस्ट करने पे कम आए, क्योंकि आपने उसमें कम यूज किया है। अगर आपने एकीकृत कीट प्रबंधन या एकीकृत खरपतवार प्रबंधन का उपयोग किया है तो। अब एकीकृत जैसे उर्वरक प्रबंधन बताया, हरी खाद और बायो फर्टिलाइजर, जैविक तरह की दूसरी खादें, कंपोस्ट और साथ में रासायनिक खादें। ऐसे ही खरपतवार प्रबंधन में भी जो है वो पेड़ पौधों से बने हुए जो रस होते हैं उनको डाल के, उनके जो और दूसरे उपाय हैं इस तरीके के अ, उपाय करके, या ये कीट प्रबंधन कहते हैं। खरपतवार प्रबंधन में जो सीधा तरीका है निदाई गुड़ाई करके, वो बेस्ट होता है, क्योंकि कीटनाशक डालने से, खरपतवार नाशी डालने से कहीं ना कहीं जो है वो पौधे की वृद्धि कुछ समय के लिए रुक जाती है, सप्रेस होती है। और वो अवस्था में अगर वो सप्रेस होती है तो उसे फिर वापस से वृद्धि करने में थोड़ा समय लगता है, और उस समय तक के लिए हमारी फसल जो है वो लेट हो जाएगी थोड़ा, और उससे हमारे उत्पादन पे भी फर्क पड़ेगा। साथ ही में जो है वो हमारी जमीन की कंडीशन भी खराब होती है, यानी कि उसमें जो उत्पादकता है वो कम होती है। तो जो पहले से उपस्थित फर्टिलाइजर या जो हम बाहर से भी दे रहे हैं उसको खाद, दवाई, पोषक तत्व, वो पौधों को कम लगेंगे। तो इसलिए आप दोनों तरीके से इसका प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें जो निंदाई है वो करीब पहली निंदाई 20 से 25 दिन में और दूसरी निंदाई 35 से 40 दिन में। ये जो है वो आदर्श कंडीशन या लगभग इतने दिनों पे होनी चाहिए। आप अपने खेत के हिसाब से, जैसे अगर आपने लगाया उसके 4 दिन बाद ही बारिश हो गई और 8-10 दिन यानी 15 दिन बाद लगाने के ट्रांसप्लांटिंग के, जो आपको लगता है कि बीट की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो आप निदाई गुड़ाई करा सकते हैं। लेकिन 20 से 25 दिन में तो एक बार कराना है, और दूसरी 35 से 40 दिन में, ताकि हम जो पोषक तत्व डाल रहे हैं या जमीन में जो पोषक तत्व उपस्थित हैं वो मिर्च को ही लगे, इन खरपतवारों को ना लगे। एक बार और किसान भाइयों, आप जानते भी हैं हमेशा से, और मैं भी कहना चाहूंगा कि जो खरपतवार होते हैं उनकी जो पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता होती है हमारी जमीन से, वो थोड़ी ज्यादा होती है
बजाय की जो क्रॉप्स होती हैं या जो फसलें होती हैं, चाहे वो मिर्च हो चाहे वो दूसरी फसल हो, तो अगर वहां पे पोषक तत्व हैं या जो हमने बाहर से डाले हैं तो वो उन खरपतवारों के द्वारा जल्दी ग्रहण कर लिए जाएंगे, और जिन्हें हम दे रहे हैं, जिन्हें हम जिसके लिए हम वो डाल रहे हैं, जिसके लिए वो हैं मृदा में, वो उन्हें नहीं मिलेंगे। चाहे जैसे मिर्च है तो मिर्च को न मिलते हुए वो खरपतवार को जल्दी मिल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट को बढ़ाता है, यानी जो हम खर्च कर रहे हैं, लागत है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो इसलिए खरपतवार प्रबंधन भी मिर्च में बहुत जरूरी है। खरपतवार नाशी अगर आप चाहते हैं कि आप खरपतवार नाशी से प्रबंधन करें, तो उसके अपने फायदे अपने नुकसान हैं, जो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की। लेकिन फिर भी कई सारे खरपतवार नाशी हैं जिनका जो उपयोग है वो आप इसमें कर सकते हैं। अब खरपतवार प्रबंधन के बाद में हम बात करते हैं मिर्च में सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन के लिए मिर्च में अलग अलग मिट्टी में, जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी मिट्टी क्ले है यानी कि भारी मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, रेत की मात्रा कम या ज्यादा है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। साथ ही जो वातावरण है, अगर वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो उस स्तर पे आपको कम अंतराल पर ज्यादा सिंचाई देने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही अगर मौसम ठंडा बना हुआ है तो आप उस अंतराल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें जो है वो जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं कि हमें कब कब देना चाहिए, तो जब उसमें फूल आएंगे किसी भी उसमें, तो उस समय पर हमें फल और फूल आने की जो अवस्था होती है मिर्च में, उस समय हमें इसमें पानी देना ही देना है। अगर हम उस समय इसमें मिस करते हैं पानी को, तो उत्पादन पर फर्क पड़ेगा। जैसे हमने गेहूं में हम ऐसा सुना है या हमने देखा भी है, जो किसान गेहूं लगाते हैं, कि गेहूं जब 20 से 21 दिन का हो जाता है तो उस समय, यानी 20 से 22 दिन मान लेते हैं, 20 से लेके 22 दिन के वो जो 3-4 दिन का पीरियड होता है, उस समय हमें उसमें सिंचाई करने की जरूरत होती है। अगर हम उस समय सिंचाई नहीं करते तो उसके उत्पादन पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही मिर्च में इसके जो फल और फूल आने की अवस्था है, उस समय अगर हम इसमें सिंचाई नहीं करेंगे, तो जो उसका डंठल होता है, जहाँ से वो जुड़ा हुआ होता है, वो थोड़ा सूखने लगेगा, और उसके गिरने की किसी भी थोड़ी बहुत हवा आंधी चलने पे भी, या हल्की फुल्की भी वो होने पे, बारिश होने पे या हवा चलने पे वो गिर सकते हैं। इसलिए इस अवस्था में तो इसकी सिंचाई करनी ही है। साथ ही इसकी जो है वो जैसे दोमट मिट्टी में हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर लगभग इसकी सिंचाई करनी है। हमें मिर्च की खेती में ये ध्यान रखना है कि मिर्च की खेती, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि ये खेती ऐसी है जो किसानों को थोड़ी ज्यादा लागत से बहुत ज्यादा मुनाफा देने वाली है। तो उसमें ये जो लागत, ये जो फसल है वो बहुत ज्यादा सहिष्णु भी होती है, यानी कि इसमें वातावरण का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। और साथ ही हमें इसे उगाने के लिए भी जो प्रबंधन है वो थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे, यानी कि उसे अगर चाहिए कि एक निश्चित मात्रा में हमेशा मृदा में नमी उपस्थित रहे, तो हमें उस मात्रा में नमी को बनाए रखना पड़ेगा, और उसके लिए हमें लगातार हर 10 से 12 दिन, 15 दिन, या हो सकता है 10 दिन पे भी सिंचाई ड्रिप के माध्यम से करनी पड़ेगी। अगर आप बेड के माध्यम से, ये अंतराल थोड़ा पड़ सकता है क्योंकि उसमें पानी ज्यादा लगता है और पूरी आसपास की मिट्टी गीली होती है, तो थोड़े लंबे समय के लिए वहां पे पानी अवेलेबल रहता है मिर्च की फसल की जड़ों पर। लेकिन ड्रिप में लगभग आप इस अंतराल पर चला सकते हैं। अब इसमें ये भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि हम पहचान कैसे करेंगे। तो किसान भाइयों, जो भी किसान भाई जनरली चाहे मिर्च की फसल हो या दूसरी फसल लगाते हैं, तो अगर हम किसी भी फसल में ये जैसे ये परखते हैं कि उसे सिंचाई की ज़रूरत है, पौधा मुरझाने लगता है, ज़मीन जो है वो सूखी लगने लगती है, या जो बारिश का जो इंटरवल होता है वो ज़्यादा हो गया, गेप ज़्यादा हो गई है, तो हमें फसल को इरिगेशन यानी सिंचाई देने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मिर्च के साथ भी होता है कि अगर इसका पौधा मुरझाने लगे, या आप इसे शाम में भी देखें, तो जब शाम का समय होता है तो शाम के समय में इसका पौधा एकदम पत्तियां जो हैं वो खड़ी न होने की वजह से थोड़ा झुकी हुई हो, मुरझाने जैसी हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ जमीन में पानी की कमी है और हमें इसे बनाए रखने के लिए सिंचाई देना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसान भाइयों मिर्च में लगने वाले रोग, कीट और उनका प्रबंधन। रोकथाम की जगह मैं प्रबंधन कहना चाहूंगा, कैसा करना, कैसे कर किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ कीड़े के बारे में, जो ज्यादातर जो कीड़े होते हैं ज्यादा उसमें लगते हैं, मिर्च में साल दर साल लगते आ रहे हैं, तो उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। हो सकता है वातावरण की परिस्थितियां बदलने से इसके अलावा भी कीड़े उसमें लगे। उसके प्रबंधन के लिए
आप किसान फॉर यू की टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि उसके उपचार के बारे में बताएं। ऐसे ही जो एक कीड़ा होता है वाइट वाइट टाइप का, जिसकी फोटो यहाँ पे दी है, इसकी रोकथाम के लिए आप कार्बोफ्यूरान या जो दूसरे कीटनाशी हैं उनकी मदद ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, एकीकृत कीट प्रबंधन, यानी कि यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है वो रासायनिक दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप अपनी फसल को बचाने के लिए जो नीम से बने हुए उत्पाद होते हैं, यानी कि नीम की पत्तियों से बने हुए या जो नीम की निंबोली होती है उससे बने, आप घर पे भी बना सकते हैं। अलग अलग 5 तरह की ऐसी पत्तियां जो जहाँ जिन पे मच्छर या कीड़े नहीं बैठते, उन पत्तियों को मिला के उबाल के उसका जूस बना के, जिसे हम 5 पत्ती काढ़ा भी कहते हैं, तो इस तरीके का बना के उसे भी अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा स्प्रे जिससे खेत में तेज गंध आती है, जैसे लहसुन के घोल का स्प्रे बना के कुछ किसान करते हैं, जिससे खेत में एक तरह की गंध आती है, जिससे उसमें जो कीड़े हैं वो कम लगते हैं। तो ये सारे जो तरीके हैं ये कम लागत के तरीके हैं, और इन्हें भी किसान भाइयों को मिर्च की खेती में भी अपनाना चाहिए, ताकि खेत में प्रकोप भी कम हो। एक हाँ, और जो सबसे जरूरी चीज है, ये तो था कि हमें जो जैविक तरीके हैं, यानी कि जिनको आप बना के प्लांट की मदद से बना के अपने खेत में डाल सकते हैं। दूसरी जो थोड़ा वैज्ञानिक तरीके हैं उनके बारे में बात करें तो फिरोमोन ट्रैप हैं। आप फिरोमोन ट्रैप बहुत सस्ते आते हैं मिर्च में अलग अलग जीवों के लिए, तो फिरोमोन ट्रैप आप लगाइए। फिरोमोन ट्रैप से आपको पता भी चलेगा कि जो कीड़ों की संख्या है वो किस हिसाब से आपके खेत में बढ़ रही है। साथ ही वो कंट्रोल करने के लिए, यानी उनकी जो जनसंख्या होती है, उनकी जो पॉपुलेशन होती है, उसको भी एक लेवल तक रखने में कहीं ना कहीं इस तरीके के जो फिरोमोन ट्रैप है मदद करते हैं। फिरोमोन ट्रैप के अलावा जो ये थ्रिप्स हैं या व्हाइट फ्लाई हैं, इनके अलावा इसके लिए आप इस तरीके में येलो स्ट्रिकी टेप्स जो होते हैं वो भी अपने खेत में जरूर लगाइए। येलो स्ट्रिकी टेप्स के अलावा जो टी आकार की कुटियां होती है, जिनपे नेचुरल जो चिड़ियां हैं या दूसरे पक्षी आके बैठते हैं और इस तरह के इंसेक्ट को खाते हैं, इसे नेचुरल कंट्रोल कहा जाता है। तो ये भी एक तरीके से आपके जो कीड़े लग रहे हैं खेत में उनको लगाने के लिए फायदेमंद होगा। तो इन सारी तरीकों के अलावा भी अगर इनकी मात्रा बढ़ रही है, तो जो बेस्ट तरीका है, जो सबसे ज्यादा लगता है, वो है सफेद मक्खी और थ्रिप्स मिर्च के उसमें। तो इसके लिए किसान फॉर यू की वेबसाइट पर जाकर आप मिटीसाइड और लाइसोरस के नाम से जो उत्पाद हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। ये प्रभावी रूप से हमने देखा भी है कि आसपास के क्षेत्र में कई किसानों ने इनको अपनाया है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट उन्हें मिले हैं। इनके वीडियो लिंक्स भी आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। उन किसानों के ने खुद बताया है कि इसका क्या इफेक्ट निकला है और इनको लगाने से किस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है रासायन के माध्यम से, लेकिन इसमें मैंने पहले ही कहा कि किसान भाई को कम लागत में करना है तो उसे इन सभी तरीकों को सम्मिलित करके करना होगा। यानी कि जो जैविक तरीके हैं या जो ऐसे तरीके जो घर पे किए जा सकते हैं, फिर जो थोड़े साइंटिफिक तरीके हैं जैसे कि फिरोमोन ट्रैप हो गया, येलो स्टिकी ट्रैप्स हो गए, नीले चिपचिपे प्रपंच हिंदी में, तो टी आकार की खूटियां होती हैं, तो इन सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होते हैं वातावरण की, ज्यादातर हम देख रहे हैं पिछले साल 5-7 सालों से कि इनका प्रकोप फिर भी बढ़ रहा है, क्योंकि वातावरण बहुत तेजी से बदल रहा है। जब बारिश होना चाहिए तब होती नहीं है, जब गर्मी होना चाहिए तब बारिश होती है, जब बारिश को जहाँ बंद होना चाहिए उससे 2 महीने बाद तक चलती रहती है। तो इनकी संख्या में इजाफा होता है और इसके कंट्रोल करने के लिए हमें कीटनाशकों की मदद लेनी पड़ती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे हिसाब से सबसे अच्छे कौन से हैं, मिटीसाइड और लाइसोरस। आप इन्हें kisanforyu.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे इन्हें खरीद सकते हैं। अब हम इसकी बीमारियों के बारे में बात करें तो बीमारियों में भी इसमें काफ़ी सारी बीमारियां मिर्च की फसल में लगती है, और इसमें जो कुछ बीज जनित बीमारियां हैं उसके उपचार के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको बीज उपचार करना होगा, ताकि जो बीज जनित बीमारियां हैं वो आपकी फसल में ना हो। इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं उसमें जो एक बहुत कॉमन बीमारी है वो है डंपिंग ऑफ, आद्र गलन। आद्र गलन गलन जो है वो एक तरह के फंगस या कवक की वजह से होती है, जो उनकी जड़ों में लगता है, सफेद सफेद कलर के वो बन जाते हैं, ग्रो कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पोषक तत्व नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, और वो सब वो कवक ले लेता है। ये जो दूसरा जीव है एक तरह से समझिए वो ले लेता है, तो आपका जो पौधा है वो मुरझाने लगता है, जैसे यहाँ फोटो में दिखाया गया। तो इसके लिए जो है वो आप कम खर्च में ट्राइकोडर्मा का और इनका यूज भी कर सकते हैं, लगातार करना भी चाहिए उन्हें।
अगर आपके डंपिंग ऑफ नहीं भी लग रहा है तो भी जो इस तरह के सस्ते उत्पाद हैं, आप उन्हें अपने खेत में एक निश्चित अंतराल पर डाल सकते हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी वो वृद्धि कर रहे हों जमीन के अंदर तो वो खत्म हो जाए या उनकी वृद्धि जो है वो दब जाए। बाकी इन्हें कंट्रोल करने के लिए आप थायरम या कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार कर सकते हैं जब बीजोपचार किया है। और बाद में आप कवकनाशी, फंगसनाशी इनकी भी ड्रिंचिंग के माध्यम से या सॉइल में देने से भी ये कुछ हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर आपको इन्हें उखाड़ के बाहर करना पड़ेगा पौधों को, जो पौधे इस तरह के हो गए हैं। ऐसे ही जो एंथ्रेक्नोज बीमारी होती है जिसमें काले काले छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, पत्तियां जो है वो झड़ने लगती है, शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगते हैं, तो इसके लिए भी आपको जो फंजीसाइड्स हैं, मैनकोजेब हैं या दूसरे फंजीसाइड्स हैं, उनका छिड़काव करना पड़ेगा। अब कितनी बार करना है, क्या उसका डोज रखना है, वो सब फसल की अवस्था, समय और जो भी कंपनी का आप फंजीसाइड डाल रहे हैं उसके हिसाब से आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये तो थी मेजर बीमारी। इसमें जो आप किसान भाई कहेंगे कि जो एक बीमारी लगती है लीफ कर्ल वायरस, उसके बारे में तो आपने लिखा ही। तो जो लीफ कर्ल है वायरस जनित बीमारी है, तो उस वायरस जनित बीमारी को कंट्रोल करना बहुत किसान भाइयों के लिए मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप करते भी हैं हमेशा से, कि उसकी प्रतिरोधी या तो वैरायटी का आप उपयोग करें। उसके बाद भी अगर उसमें वो बीमारी आती है तो आप कोशिश करें कि आप उसको संतुलित मात्रा में पोषक तत्व वगैरह सभी प्रदान करें मिर्च की फसल को, ताकि उसकी जो बढ़वार है, उसकी जो वृद्धि है वो अच्छे से हो जाए। क्योंकि अगर एक बार वृद्धि अच्छे से हो गई तो फिर उसमें जो मिर्च लगने की संभावना है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको शुरुआती अवस्था में कहीं ऐसे पौधे दिखते हैं जो लीफ कर जिनकी जो लीफ है वो पूरी तरीके से मुड़ रही है, तो आप उन्हें उखाड़ के एक गड्ढा खोद के उसमें अलग से जो है वो डाल सकते हैं। वायरस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको जो फैलाते हैं, यानी कि जो वेक्टर है, जो माध्यम है, उसे कंट्रोल करना हमारे लिए थोड़ा आसान है और उसे ही हमें कंट्रोल करना है। और जो दवाइयाँ अभी मार्केट में अवेलेबल भी हैं वो उस वेक्टर को यानी उस माध्यम को ही कंट्रोल करती है। और वो माध्यम कौन है? वो हैं ये कीड़े, जैसे व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स। तो ये जो है सबसे ज़्यादा हमारे ये लीफ कर्ल वायरस को फैलाते हैं। और अगर इनकी संख्या हमारे खेत में कम होगी तो जो उसका पूरा इंसिडेंस है वो हमारे खेत में उसका प्रभाव कहीं ना कहीं कम होगा। तो हमें इन्हीं की मात्रा को कंट्रोल करना है, जिसके लिए मैंने आपको बताया पहले कि कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से तरीकों से हम जो है इन कीड़ों की मात्रा को अपने खेत में कम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारी फसल तैयार हुई है इसकी हमें जो तुड़ाई है वो कब करनी है। तो जनरली किसान भाई लगभग 3 महीने का समय लेते हैं अगर वो हरी मिर्च लग के लिए अपनी उगा रहे हैं। तो जब 3 महीने की हो जाती है तो आपकी हरी मिर्च तोड़ने लायक हो जाती है। किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक निश्चित अवस्था पर ही, यानी कि जब वो आपकी हरी मिर्च हैं वो बहुत ज़्यादा कड़क भी ना पड़ने लगे और बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो, तो उस अवस्था पे उसे तोड़े। और इसे तोड़ने का जो समय वो कर लेंगे तो आपकी फसलों में जो अगली फल हैं जो लगने वाले हैं उनकी वृद्धि थोड़ी सी तेज हो जाती है, वो बढ़ने लग जाते हैं बहुत तेजी से। अगर आप तुड़ाई नहीं करते हैं तो जो आपके पुराने ही फल हैं वहीं पे जो ज्यादातर पोषक तत्व है वो उपयोग होते रहते हैं और नए जो फल हैं उनकी वृद्धि कम होती है। तो जब आप तुड़ाई करते हैं तो जो नए चिली हैं या जो नए मिर्च हैं उनकी वृद्धि जल्दी होती है, मतलब आपकी फसल अगली तुड़ाई के लिए जल्दी तैयार हो जाएगी। तो करीब आप 1 से 2 हफ्ता के अंतराल पर तुड़ाई कर सकते हैं। वो मार्केट रेट के हिसाब से आप तय करें, लेबर की अवेलेबिलिटी यानी कि जो श्रमिक हैं उनकी उपलब्धता के आधार पर, या जब आपकी उसमें फसल में तोड़ने लायक अवस्था हो जाए। लेकिन फिर भी लगभग 1 से 2 हफ्ते के अंतराल पर आप इसे तोड़ सकते हैं, ज़्यादातर वैरायटी के जो हरी मिर्च के लिए होती है उसे। 3 महीने का जो समय है वो उसमें यानी 85 से 95 दिन अगर हम उसको औसत रूप से देखें तो इसके बाद आप हरी मिर्च की तुड़ाई को चालू कर सकते हैं। और अगर आप उसको हरी मिर्च के लिए नहीं रख के लाल मिर्च के लिए उत्पादन करते हैं तो 120 से 125 दिन में ज़्यादातर वैरायटी लाल मिर्च के उत्पादन देने लगती है। फिर उसके बाद आपने जब तोड़ लिया तो उसके बाद उसे धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो किसान भाई पहले से ही मिर्च की खेती करते हैं वो इस बात को जानते हैं, जो नए किसान भाई मिर्च लगाना चाहते हैं तो वो ध्यान रखें कि आपको इसे बाद में सुखाना भी है अगर आप लाल मिर्च करना
का उत्पादन ले रहे हैं तो आपके पास उतनी पर्याप्त वहाँ पे जगह भी होनी चाहिए। इसे आप साधारणतः बहुत ही नॉर्मल तरीके से धूप में सुखा सकते हैं, यानी अपने घर की छत पर या बाहर कहीं अगर आपके पड़ती जमीन हो तो आप वहां पर भी इसे डाल के जो है सुखा सकते हैं। इसकी वजह से मिर्च में जो तीखापन होता है वो थोड़ा बढ़ता है। अगर जो किसान भाई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इसे करते हैं तो वो एक निश्चित तापमान पर उसे अगर वो तापमान दिया जाएगा तो उसके अंदर की जो नमी है वो नमी जो है वो बाहर हो जाएगी और मिर्च जो है वो आपकी सूख जाएगी। यानी 52, 53, 54 या 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड का आसपास का तापमान पर भी आप इसे सुखा सकते हैं 2 से 3 दिन में। तो ये फल की तुड़ाई हो गई, जिसके बाद फल की तुड़ाई के बाद इसे कैसे सुखाया जाता है। अब उपज मैंने पहले भी कहा, ये मैंने एक आदर्श उपज यहाँ पे लिखी हुई है। ये वैरायटी के हिसाब से भी बदलती है, आपने जो प्रबंधन किया है उसके हिसाब से भी कम या ज्यादा होती है, उस साल क्या वातावरण रहा और उस वातावरण का आपकी फसल पे क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि बीमारियों की संख्या ज्यादा आई नहीं आई, या जो है कीड़े ज्यादा आए या नहीं आए, बीच में जहाँ जरूरत नहीं थी वहां बारिश हो गई या जब जरूरत थी तब बारिश नहीं हुई। तो इन सारी चीजों की वजह से पैदावार पर फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी जो अगर अभी जो जिन दो तरीके हमने अभी डिस्कस किए या जिन पे हमने चर्चा की, अगर हम उन सभी तरीकों को लागू करते हैं, सभी ठीक ठाक होता है, तो ये एक औसत उपज जो है यहाँ लिखी हुई है ये हमें मिर्च की फसल से प्राप्त होती है। और किसान भाई जो नॉर्मल फसल लगाने पे 2-3 साल में कमाते हैं, वो मिर्च की फसल में लगभग अच्छी उपज आने पर 1 साल में इतना वो मुनाफा उससे ले सकते हैं। इसीलिए मिर्च की फसल बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन बीमारियों की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से ये कहीं ना कहीं कम हो रही है। अब उसके कंट्रोल करने के लिए रेसिस्टेंट वैरायटी भी, यानी कि जो उसकी प्रतिरोधी किस्में हैं, वो एक विकल्प है। और अगर उसके बाद भी बीमारी आ रही है तो जो दूसरे तरीके हैं उनके माध्यम से हम इसे प्रबंधन या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर वातावरण, क्लाइमेट कंडीशन और बाकी चीज़ें बहुत खराब होती है तो उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हरी मिर्च और सूखी मिर्च दोनों की यहाँ पर उपज लिखी हुई है। ये उपज में आप जो वैरायटी लगाएंगे तब आप जब डिसाइड करेंगे कि आपको हरी मिर्च के लिए लगाना है या लाल मिर्च के लिए लगाना है, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो कि आपके आसपास में किस चीज़ का मार्केट आसानी से उपलब्ध है। उसके हिसाब से आप चयन कर सकते हैं कि आप कौन से तरीके की मिर्च को आपको लगाना चाहिए। अगर आपके पास मार्केट अवेलेबल नहीं है, मिर्च का भाव सही से नहीं मिल पा रहा है, मिर्च का भाव जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, या आप चाहते हैं कि आप की जो मिर्च है वो थोड़े आप उससे ज़्यादा और मुनाफा करना चाहें, तो आप उसका मूल्य संवर्धन भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए ये फोटो लगाई हुई है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। जैसे आप उसको सुखा के उसका जो पाउडर है उसे बना के उसकी पैकेजिंग भी कर सकते हैं। और या पैकेजिंग के अलावा जो चिली से बनने वाले दूसरे उत्पाद हैं, जैसे अचार बनता है इसका, तो इस तरीके के उत्पाद बना के भी आप जो है वो इसे बाजार में बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जाहिर सी बात है ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा विषय है, तो इसके ऊपर भी चर्चा करने के लिए हमें एक अलग से 1-2 घंटे का सेशन लेना होगा। या अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं, उसमें आपको कोई समस्याएं आ रही हैं, तो आप किसान कोर्ट की टीम से बात करके उसका समाधान ले सकते हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो हमें इसमें जो ध्यान रखने हैं, एक तो जो मल्चिंग है, नर्सरी अगर आप पोली हाउस में कर रहे हैं तो बेस्ट है। पोली हाउस का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करके पोली हाउस बनाना है। इसका मतलब ये है, पोली हाउस या नेट हाउस दोनों में, कि आपको टेम्परेचर को और बाकी सारी चीज़ों को, हीट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए जहाँ भी आप नर्सरी लगाना चाहते हैं उस एरिया को आपको कवर करके रखना है, ताकि जो अंदर का वातावरण है वो वैसा ही रहे जैसा आप चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जो हमारी नर्सरी की वृद्धि और विकास के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा प्लास्टिक मल्चिंग बहुत सारे किसान भाई अपनाते हैं, बहुत सारे किसान भाई नहीं भी अपनाते हैं। तो जो अपनाते हैं उनका उत्पादन, जो नहीं अपनाते हैं उनसे करीब 20%, 25% या हो सकता है 30% तक भी कहीं कहीं जो है वो ज़्यादा देखने को मिला है, सिर्फ एक तरीके के माध्यम से। क्योंकि प्लास्टिक मल्चिंग से जो आपके यहाँ जमीन में जो नमी होती है उसे ये बाहर आने से रोकता है। तो नमी जो मिट्टी के अंदर की जो अवस्था है उसे संतुलन में बनाए रखने के लिए बहुत मददगार होता है। और अगर मिट्टी आपकी संतुलित है तो पोषक तत्व अच्छे से मिलेंगे, पोषक तत्व पौधों को अच्छे से मिलेंगे तो उनकी बढ़वार अच्छी होगी, बढ़वार अच्छी होगी, उन्हें पोषक तत्व सही मिल रहा है, तो थोड़ी बहुत बीमारी या कीट आते भी हैं तो उसके लिए वो प्रतिरोधी हो जाएंगे, वो
खुद ही पौधा ही इतना ताकतवर होगा कि वो उनसे लड़ सकता है। या आप जो दूसरे हमने बताया अभी कीटनाशक किसान को भी पे जो अवेलेबल हैं, तो उनके माध्यम से भी आप उसे बहुत आसानी से कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। आपको जो फर्टिगेशन देना है वो आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दीजिए, ये सबसे सस्ता तरीका होता है। इसमें आपको जो खाद हैं यानी कि जो आदान हैं वो भी कम लगते हैं, साथ ही आप इसे आसानी से उसमें दे भी सकते हैं। ऐसे ही एकीकृत कीट बीमारी प्रबंधन, एकीकृत उर्वरक प्रबंधन, इन सारी चीजों को अपनाइए। इन सारी चीजों को अपनाने से भी जो किसान भाई हैं उनकी लागत कम होती है। एक से अधिक वैरायटी लगाना, बीज का या उसका जो मृदा है आपके उसका परीक्षण कराना और उसके हिसाब से ही उर्वरकों का प्रबंधन करना, तो ये सारी चीजें हैं जो किसान भाइयों को मिर्च की खेती लगाने के लिए मिर्च की जब खेती लगाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, आज के जो मिर्च का सेशन था उसकी जानकारी में इतना ही। अब आपके मैं क्वेश्चंस को इनवाइट करूंगा कि अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगले 1 मिनट में। मैं उन ज़्यादातर क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगा, और इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमेशा किसान फॉर यू की टीम्स से बात करके उनका समाधान जो है ले सकते हैं। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन यानी कि इस तरीके के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं अलग अलग फसलों पे, जब जिसका टाइम आएगा। जैसे अभी मिर्ची लगाने का समय है तो हम आपके लिए मिर्ची से संबंधित इस तरीके की जो सेशन है वो लेके आए हैं। ऐसे ही जब दूसरी फसल यानी कपास लगाने का समय आएगा तो उस समय हम उसके लगाने के बारे में भी आपको बताएंगे। आपका जब खाद देने का समय होगा या ड्रिप लगाने का समय आएगा, बेड बनाने का समय आएगा, तो और कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं मार्केट में जो अभी बहुत अच्छे हैं या जिनका उपयोग करके आप कम लागत में अपने यहाँ अपने जो मिट्टी है उसमें खाद एवं उर्वरक प्रबंधन या कीट प्रबंधन, बीमारी प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपका फायदा होगा तभी सबका फायदा होगा। तो इसलिए हमेशा जो किसान फॉर यू की टीम तो है ही, लेकिन फिर भी जो लोग भी खेती से जुड़े हुए हैं वो कहीं न कहीं वातावरण को भी कम नुकसान पहुंचाते हुए, लागत को भी कम रखते हुए ज्यादा उत्पादन की तरफ फोकस करते हैं। ज्यादा उत्पादन से अलग टर्म जो होती है वो ऑप्टिमम उत्पादन, यानी कि ऐसा उत्पादन कि जिसमें आपको जो इनकम है वो ज्यादा हो, तो हमें उस पर फोकस करना है और उसके लिए हमें अच्छे उत्पादों का चयन करना होगा। जो आप हमारी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो है वो आप इंटरनेट के माध्यम से अपने मोबाइल पर भी चला सकते हैं। मोबाइल पर इसकी एप्लीकेशन है किसान फूड यू की, उसको आप डाउनलोड करके और सारे उत्पाद वहां से खरीद सकते हैं। ऐसे ही अगर आप कंप्यूटर से करना चाहें, लैपटॉप से करना चाहें, तो वहां पे जाके वहां से भी आप डायरेक्टली इसे खरीद सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने का, और जिनके नहीं दे पाया तो हमको हमेशा अवेलेबल हैं। आप कभी भी kisanforyou.com पे आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं है आपके, फिर भी जो भी जब आप लगाएंगे इसकी फसल, तो जो भी सवाल हो आप बिल्कुल किसान फॉर यू की टीम से हमेशा कनेक्ट होके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और अच्छे कम लागत में अच्छी फसल या अच्छे उत्पाद जो हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।